हेलो एवरीवन, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आपका हमारे चैनल सुमन क्लासेस में हार्दिक स्वागत। आज हम एक शिक्षा मनोविज्ञान से संबंधित नया वीडियो लेकर आपके सामने आए हैं। नई क्लास को हम आज शुरू करेंगे और ये शिक्षा मनोविज्ञान का बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। इसकी बार बार शिक्षक भर्ती परीक्षाओं में इससे क्वेश्चन आते हैं। आपके जो है टीचर एबिलिटी टेस्ट, जितने सी टेट, यू टेट और अलग से जो सेट परीक्षाएं होती हैं, उनमें भी इसकी ज़रूरत पड़ती है। तो ये जो सिद्धांत है हमारा आज नया, इस सिद्धांत का नाम है जीन पियाजे का सिद्धांत। जीन पियाजे का संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। इसके बारे में आपने पढ़ा भी होगा और ये बहुत महत्वपूर्ण है। संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत, ये बहुत महत्वपूर्ण है। इसी सिद्धांत को अलग अलग नामों से भी जाना जाता है। इसको हम कई जगह आपने देखा होगा, इसको मानसिक विकास का सिद्धांत भी कहते हैं। पियाजे का मानसिक विकास का सिद्धांत। इसी को विकासी अवस्था का सिद्धांत भी कहते हैं। विकासी अवस्था का सिद्धांत। ये बहुत महत्वपूर्ण सिद्धांत है और इसी को, अब इसको अंग्रेजी में हम कहते हैं कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी। यानी पियाजे की ये संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत ब्रूनर ने भी दिए, अन्य भी इस पे बात की है। लेकिन आज हम जिस बिंदु पे बात कर रहे हैं, जिस संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत की हम बात कर रहे हैं, ये जीन पियाजे का सिद्धांत है। और ये थ्योरी ऑफ जीन पियाजे भी कर सकते हो आप इसको। तो क्या कहा इन्होंने इसके बारे में, कौन थे, पहले तो हम ये जान लेते हैं जीन पियाजे थे कौन। ये बहुत महत्वपूर्ण है। जीन पियाजे 9 अगस्त 1896 को स्विट्जरलैंड में जन्म हुआ इनका और 16 सितंबर 1980 को देहांत हुआ। ये स्विट्जरलैंड के एक बहुत बड़े मनोवैज्ञानिक थे। इन्होंने मनोविज्ञान के क्षेत्र में 400 से अधिक पुस्तकें लिखी और दुनिया भर के जो इन्होंने हैं शोध पत्र लिखे, और इन्होंने अपने ही बच्चों पर उनके मानसिक विकास को समझने की जो प्रक्रिया है, उनका मानसिक विकास किस प्रकार से होता है बालकों का, उसके लिए अपने बच्चों पर ही शोध किया और अपने अलग से ये सिद्धांत दिए। उन सिद्धांतों में से जो है एक ये जो महत्वपूर्ण सिद्धांत है जिसकी हम बात कर रहे हैं, जीन पियाजे का संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। इसी को हम मानसिक या ज्ञानात्मक भी कह सकते हैं। ज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत भी कहते हैं इसको। ज्ञानात्मक ऑब्लिक मानसिक विकास का सिद्धांत इसको भी कह सकते हैं, क्योंकि संज्ञान का मतलब यहां पर है ज्ञान से, समझ से। ये एक महत्वपूर्ण बात है। तो हम आइए इस पर चर्चा करते हैं, क्या इन्होंने इसके बारे में कहा। इस सिद्धांत को समझने के लिए इन्होंने जब संज्ञानात्मक विकास की बात कही तो इन्होंने 2 बातें महत्वपूर्ण बताई। संज्ञानात्मक जो कार्यविधि है, जो हमारे संज्ञानात्मक विकास जो होता है उसकी जो कार्यविधि है, उसके लिए 2 विशेषताएं इन्होंने बहुत महत्वपूर्ण बताई। उन 2 विशेषताओं पर हम बात करते हैं। इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं इसको नए सिरे से ऊपर से लिखता हूं, फिर ले लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो ये स्क्रीनशॉट आपने लिया होगा। मैं इसको अब नए सिरे से ऊपर लिख देता हूं।
मैं ये कह रहा हूं इस संज्ञानात्मक कार्यविधि की दो विशेषताएं, पियाजे ने संज्ञानात्मक कार्यविधि की दो विशेषताएं बताई। नंबर एक तो हो गया इसमें संगठन। ये जो संज्ञानात्मक विकास की जो क्रियाविधि होती है, इसका जो कार्य किस प्रकार होता है मस्तिष्क के अंदर, उसमें एक संगठन होता है और दूसरा अनुकूलन। इसको हम ऑर्गेनाइजेशन कह सकते हैं और इसको कहते हैं एडॉप्टेशन। यानी ये है क्या, इस पे हम अभी बिंदुवार चर्चा करते हैं। संगठन यानी कि प्रत्यक्षीकरण या बौद्धिक सूचनाओं को प्राप्त करने की जो प्रक्रिया है, इसको संगठन कहा गया है। मस्तिष्क के अंदर, यानी हमारे मस्तिष्क के अंदर प्रत्यक्षीकरण यानी देखना, सुनना, किसी चीज को महसूस करना, जो पांच हमारी ज्ञानेंद्रियां हैं, आंख, कान, नाक, जीभ और त्वचा, इनके द्वारा जो भी सूचना हमें प्राप्त होती है मस्तिष्क को सीधे मस्तिष्क में जाती है और हम उसको जो भी देखते हैं, महसूस करते हैं, छूकर या देखकर, उस प्रत्यक्षीकरण की द्वारा जो हमें सूचना मिलती है, वो सूचना प्राप्त करने की जो प्रक्रिया है उसको संगठन कहा गया। इसको हम लिख सकते हैं बौद्धिक सूचनाएं प्राप्त करना, शॉर्ट में लिख सकते हैं इसकी जो प्रक्रिया है। दूसरी बात, इस अनुकूलन में इन्होंने दो बातें बताई हैं, इसको दो भागों में बांटा है। इसको एक तो कहा है इन्होंने आत्मसातीकरण, दूसरी बात कही गई है समाविष्टीकरण। इसको अंग्रेजी में असिमिलेशन कहते हैं और इसको एकोमोडेशन कहते हैं। ये क्या है, अलग अलग ये किस प्रकार घटना घटती है मस्तिष्क के अंदर, किस प्रकार हमारा संज्ञानात्मक विकास होता है, उसके लिए ये जो विशेषताएं हैं यानी ये जो क्रियाएं होती हैं, इनको समझना बहुत जरूरी है, तब हम अगली बात समझ पाएंगे। अब यहाँ पर आत्मसातीकरण की जो बात इन्होंने कही गई, पहला जो बिंदु है हमारा असिमिलेशन। असिमिलेशन का मतलब यहाँ पर कहा गया है नए अनुभवों को पूर्ववर्ती बौद्धिक संरचनाओं में व्यवस्थित करने की जो प्रक्रिया है, यह आत्मसातीकरण क्या है, इसको आप लिख सकते हैं यहाँ पर, नए अनुभवों को पूर्ववर्ती बौद्धिक संरचनाओं में व्यवस्थित करने की प्रक्रिया या व्यवस्थित करना बातें की है। माने आपके दिमाग में ये क्या है आत्मसातीकरण, यानी माने आपके दिमाग में कोई पहले से किसी चीज़ के बारे में आपको जानकारी दी गई है, कोई बात आपको बताई गई है, बच्चे को बताई गई है, तो वो भी उसके इमेज आपके जो है बच्चे के दिमाग में बन गई। माने आपने उसको एक फूल दिखाया और उसे कहा कि ये फूल है, तो उसके दिमाग में एक बौद्धिक संरचना बन गई। फूल लाल रंग का हो सकता है, पीले रंग का, जैसे रंग का उसको दिखाया भाई लाल रंग का होता है और इसका डिजाइन कुछ चमकीला होता है, बड़ा अच्छा लगता है देखने में, तो ये फूल है। तो वो जो बौद्धिक संरचना है वो उसके दिमाग में बैठ गई। अब इसके बाद आप इसको, माने आपने उसको गुड़हल का फूल दिखाया, या आप ये भी कह सकते हैं अभी आपने उसको एक पेन दिखाया इस तरह का, इसमें नीली स्याही है, और फिर आपने कह दिया ये पेन है, इससे लिखते हैं, ये पेन है। कुछ दिन बाद आप उसे ऐसा ही एक पेन दिखा रहे हैं, लेकिन उसमें जो है ब्लैक रिफिल है लगी हुई, वो लिखने का काम करता है। तो वो ये तो जान लेता है पूर्व बौद्धिक संरचनाओं के आधार पर कि ये जो है पेन होता है इस तरह का, लेकिन उसे ये पता नहीं होता कि इसमें नीली स्याही भी होती है, या दूसरे वाले में काली भी होगी, तीसरे में पीली हो सकती है, या अलग हो, क्योंकि ये बातें उसको जानकारी नहीं है।
तो वो पुरानी जो उसके दिमाग में फिलहाल बैठी हुई कि इस तरह की जो डंडी होती है इससे लिखते हैं, बस ये पेन है। तो ये पुराने अनुभवों के आधार पर बहुत जो नए अनुभवों को जो है सम्मिलित इसमें करता है। इसको और अच्छे तरह से समझने के लिए आप ये कर सकते हैं कि मान लीजिए आप किसी बच्चे को एक जो है कुत्ता दिखाइए, और बच्चा कुत्ते को देखता है, वो देखता है सफ़ेद रंग का कुत्ता है, इसके जो है 2 कान हैं, 2 आँख हैं और एक मुंह है, एक पूँछ है, 4 पैर हैं, और वो पूछता है ये क्या है। तो माता पिता उसे बता देते हैं कि भाई ये जो है कुत्ता है। तो बच्चे के दिमाग में एक बौद्धिक संरचना बन गई, उसकी इमेज बन गई, प्रत्यक्षीकरण हो गया। उसने देख लिया कि ये इस तरह का जो जानवर होता है, ये बना हुआ 4 पैर वाला और 2 कान मुंह वाला और पूँछ वाला, ये जो है कुत्ता है। कुछ दिन बाद उसको उसी रंग का एक जो है बकरा या बकरी दिखाई जाती है, तो वो देखता है कि ये जो है क्या चीज़ है, तो उसे अपने पुराने अनुभव पे जाता है, वो कुत्ते वाली तस्वीर से मैच करता है, यानी पूर्ववर्ती जो बौद्धिक संरचना है उनमें व्यवस्थित करने की कोशिश करता है नए अनुभव को। अब वो नई चीज़ देख रहा है, वो अंतर तो नहीं कर पा रहा है, देख रहा है 2 आँख इसके भी है, 2 कान भी है, नाक भी है, मुंह भी है, एक पूँछ भी है, 4 पैर भी है, इसका मतलब ये कुत्ता ही है। तो जब वो पुरानी बौद्धिक संरचनाओं से नए अनुभवों को मेल करने की, व्यवस्थित करने की प्रक्रिया करता है, और वो उसे कुत्ता ही समझने लगता है बकरी को। ये जो प्रक्रिया है ये आत्मसातीकरण यानी असिमिलेशन की प्रक्रिया होती है, एक बात। और दूसरी जो यहाँ पर प्रक्रिया है समाविष्टीकरण की, जब वो कुछ दिन बाद ये अंतर करना सीख जाता है कि कुत्ते में, अब क्योंकि आत्मसातीकरण कर रहा है किसके कारण, क्योंकि उसे पुराने अनुभव में इतना ही पता है, लेकिन उसे ये पता नहीं है कि कुत्ते और बकरी के गुण अलग अलग हैं। यानी कुत्ते और बकरी के गुण अलग हैं, उनके खान पान अलग हैं। मतलब बकरी जो है हरा चारा खाती है, पत्ती खाती है, कुत्ता पत्ती नहीं खाता। कुत्ता भौंकता है, बकरी भौंकती नहीं है। जब वो कुछ दिन बाद इस तरह का अंतर करना सीख जाता है, अंतर करने की जो प्रक्रिया, यानी पुराने अनुभव में विस्तार करता है नए अनुभवों का, नए ज्ञान का, उसमें सुधार करने की प्रक्रिया करता है या उसमें परिवर्तन करने की जो कोशिश करता है, वो जो प्रक्रिया है वो समाविष्टीकरण यानी ये अकोमोडेशन इसको हम बोलते हैं। तो इसको हम कहते हैं पूर्ववर्ती बौद्धिक संरचनाओं में नए अनुभव जोड़ना या नए ज्ञान को जोड़ करके उसमें विस्तार करना या उसमें परिवर्तन करने की प्रक्रिया। इसको हम इस प्रकार से भी समझ सकते हैं, क्योंकि वो अब ये समझने लगा है कि कुत्ता और बकरी में जो है गुण अलग अलग हैं। तो उसके पुरानी जो तस्वीर उसके दिमाग में बनी हुई थी, उसमें नई बात जुड़ गई कि कुत्ता भौंकता है, कुत्ता रोटी खाता है, बकरी पत्ती खाती है या बकरी भौंकती नहीं है। ये नई बात उसके पुराने अनुभव में जुड़ गई। तो यानी पुराने अनुभव में नई बात जोड़ने की या नए अनुभव की दृष्टि से पूर्ववर्ती बौद्धिक संरचनाओं में सुधार करने की जो प्रक्रिया, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं आप, नए अनुभवों की दृष्टि से पुराने या पूर्ववर्ती बौद्धिक संरचना में सुधार, विस्तार या परिवर्तन करने की प्रक्रिया। इसको मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं, यानी नए अनुभवों की दृष्टि से पूर्ववर्ती बौद्धिक संरचनाओं में सुधार, विस्तार या परिवर्तन करने की प्रक्रिया। अभी तक यहां तो वो असिमिलेशन कर रहा था, यानी आत्मसातीकरण कर रहा था कि वो कुत्ते को और बकरी को एक जैसा समझ करके कुत्ता समझ रहा था। यानी पहले उसने कुत्ता इस तरह का देखा था, तो बकरी को भी कुत्ता ही समझने की प्रक्रिया कर रहा है। और जब वो ये ऐसा समझने की प्रक्रिया उसके दिमाग में चलती है, तो उसे कहते हैं आत्मसातीकरण, असिमिलेशन। लेकिन जब वो इसमें अंतर करना सीख जाता है कि ये कुत्ता भौंकता है, बकरी भौंकती नहीं है, इनमें अंतर है, यानी इनके गुणों को अलग अलग करके उसका जो पुराना ज्ञान था, बकरी को कुत्ते जैसा देख रहा था, उस पुराने ज्ञान में नई बात ये जुड़ गई कि ये अलग अलग चीजें हैं, दोनों में अंतर है। तो ये जो नए अनुभवों की दृष्टि से पूर्ववर्ती जो पहले की जो फिल्म उसके दिमाग में बनी हुई थी, उसमें सुधार करना या उसमें और नई बातें जोड़ना, विस्तार करना, या उसमें परिवर्तन, धारणा बदल गई कि नहीं ये नहीं है, ये कुछ और चीजें अलग है।
तो ये जो प्रक्रिया है इसको अकोमोडेशन या समाविष्टीकरण कहा गया। और बालक के संज्ञानात्मक विकास के क्रम में ये दोनों चीजें होती हैं, इसी के साथ वो अनुकूलन करना सीखता है। जब ये दोनों प्रक्रिया हो जाती तो अनुकूलन करना सीख जाता है। अब इसको दूसरे ढंग से समझिए, मैं शॉर्ट में बता दूं। आप किसी नए माहौल में जाते हैं, आप नए समाज में जाते हैं, मैं बच्चे की बात बाद में करूंगा। आप किसी नए सोसाइटी में जाते हैं, वहाँ की आपको खान पान, वेशभूषा, रहन सहन, भाषा बोली कुछ नहीं आती, तो वहाँ आप सबसे पहले क्या करेंगे? यही होगा आपके साथ, बौद्धिक सूचनाएं प्राप्त करेंगे। आप वहाँ देखेंगे खड़े होकर के क्या हो रहा है, जैसे जैसे लोग करते जाएंगे, देखेंगे, सुनेंगे, समझेंगे, और उसके अनुसार आपके दिमाग में ये खुरापात चलती रहेगी कि मुझे क्या करना है, जैसे लोग कर रहे हैं वैसे ही करूँगा मैं भी यहाँ पे, कहीं ऐसा ना हो मेरे से कोई ऐसी गलती हो जाए। माने आप कहीं खाना ही खा रहे हैं तो उनके खाने के तरीके हैं, उनका खाना किस तरह का है वो हो सकता है आपने कभी देखा ही ना हो, तो उसमें आप अपने को अनुकूलित करने की कोशिश करेंगे। एडजस्टमेंट, अनुकूलन की प्रक्रिया मतलब अपने को बाहरी वातावरण में समायोजित करने की प्रक्रिया। तो वहाँ जब अनुकूलन दिलाने की आप कोशिश करेंगे तो वहाँ ये दो प्रक्रिया आपके साथ होंगी। एक तो ये कि आप देखेंगे कि खाना बना हुआ है, तो आपका जो खाना है आपने देखा है भोजन बना, चावल बना है, तो क्या चाहे उसी तरह का है, ये है तो उसी तरह का जैसे हमारे यहाँ बनता है। हम वहाँ कंपेयर करेंगे, सेम वही प्रोसेस होगा। और फिर आप क्या करेंगे, देखेंगे यार इसमें तो माने किसी ने जो है उसमें जीरा राइस बना रखा है या कुछ और चीज़ बना रखा है, उसका पुलाव बना रखा है, तो आपको लगे यार चावल तो था लेकिन इसमें तो कुछ और चीज़ है, नई बात है, तो नई बात उसको जुड़ती जाएगी। तो यहाँ पर ये आत्मसातीकरण और समाविष्टीकरण की प्रक्रिया होगी। और जब आप उसको समझ लेंगे वहाँ की परिस्थिति को, तो आप उसमें अपने आप को ढाल लेंगे और आपका अनुकूलन हो जाएगा। तो ये इसकी पियाजे के सिद्धांत की जो महत्वपूर्ण बातें हैं ये थी। अब मैं इसके बाद इसके चरणों पर, इन्होंने कहा बालक का जो विकास होता है वो किस क्रम में होता है, उसकी इन्होंने 4 अवस्थाएं बताई हैं। उन अवस्थाओं पर मैं क्रम से चर्चा करता हूं। इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए, मैं आगे बढ़ता हूं। बेहतर हुआ ना पहले से? तो ये स्क्रीनशॉट आपने लिया होगा इसका। अब हम बात करते हैं, मैं मिटा देता हूं यदि आपने स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो, फिर भी हो गया होगा। ये तो बात हुई इनके उन 2 बिंदुओं की जिसके कारण इस विकास जो संज्ञानात्मक विकास है उसे समझने में सहायता मिलेगी। पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास के जो स्तर बताए, जो अवस्थाएं बताई, उन पे हम बात करेंगे। जीन पियाजे ने क्या कहा, इन्होंने संज्ञानात्मक विकास की 4 अवस्थाएं बताई हैं। जीन पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की 4 अवस्थाएं हैं, इन पे मैं क्रम से चर्चा करूंगा। नंबर 1, इसको संवेदी पेशी या अवस्था भी कहा गया है। इसी का दूसरा नाम संवेगात्मक गामक अवस्था भी कहा गया है। इसी का एक नाम और है इंद्रिय जनित जो इसको कहा गया है गामक अवस्था। ये पेन आपका, इसको हम अंग्रेजी में कहते हैं सेंसरी मोटर स्टेज। सॉरी, ये जो संवेदी पेशीय अवस्था बताई है, संवेगात्मक गामक अवस्था, इंद्रिय जनित गामक अवस्था, ये जो मोटर शब्द इसमें आया है यानी गामक जिसको हम बोलते हैं, संवेदी पेशीय, यानी ये अवस्था कब से कब तक की होती है। तो इसमें इसको देखिए 0 से लेकर के 2 वर्ष, यानी जन्म से इसको कह सकते हैं आप,
व्यक्ति के जन्म से लेकर के 2 वर्ष की अवस्था है, ये इन्होंने पहली अवस्था बताई संज्ञानात्मक विकास की। और इसमें इन्होंने जो बात कही है वो ये कही है कि इस अवस्था में जो बालक का संज्ञानात्मक विकास होता है बड़ा धीमे धीमे होता है। इसका जो संवेदीय पेशीय अवस्था, पेशीय मतलब ये आपने देखा होगा जब जन्म लेता है बच्चा तो सबसे पहले वो जो है हाथ पैर चलाना सीखता है। आपने देखा होगा बच्चे साइकिल चलाते रहते हैं, लेटे रहते हैं, हाथ पैर घुमाते रहते हैं, या फिर वो चूसने की प्रक्रिया, अंगूठा चूसते रहते हैं, किसी चीज़ को पकड़ने की कोशिश करते हैं। तो ये सारी जो मोटर स्टेज है, नहीं सेंसरी मोटर, यानी ये जो आप अपने हाथ पैर चलाने की जो प्रक्रिया, इसको गामक क्रिया कहा गया है। शारीरिक गामक क्रिया भी, शारीरिक गामक अवस्था भी इसको कहते हैं, एक नाम इसका ये भी आप कह सकते हैं। तो इस अवस्था में बालक का विकास किस तरह से होता है, उन्होंने ये बताया कि बालक धीरे धीरे अपनी गामक क्रियाओं के द्वारा अपना संज्ञानात्मक विकास करता है। आपने देखा होगा बालक को कोई चीज़ देखो तो हाथ पैर चलाने लगता है, उसे पकड़ने की कोशिश करने लगता है। पहले उसकी पकड़ धीमी होती है, लेकिन धीरे धीरे उसकी पकड़ मजबूत होती जाती है। फिर वो जो है चीज़ों तक पहुंचने की कोशिश करता है। जब वो 2-3 महीने का और 6 महीने का हो जाता है तो घुटनों के बल सरकना सीखता है। तो ये जो गामक क्रियाएं हैं, इनको गामक अवस्था इसलिए कहा गया कि 2 साल तक बच्चा हाथ पैर चलाने में आनंद महसूस करता है और उसी के द्वारा अपनी बात करता है। अब बच्चा अपनी जो बात है उसे कह नहीं सकता है। वो उसे अगर भूख लग रही है तो वो अपनी बात को कैसे कहेगा? वो भाषा का विकास तो उसको हुआ नहीं है, शब्दों का विकास वो जानता नहीं है। तो वो रो करके अपनी बात प्रकट करता है और रो करके अपनी अभिव्यक्ति करता है। यानी पहले वो अपनी बात को प्रकट करने के लिए भाषा सीखता है और फिर अभिव्यक्ति के लिए भाषा का प्रयोग करता है। धीरे धीरे वो 2 साल तक की अवस्था में ये हरकतें करता है। इसका जो मानसिक विकास है वो धीमी गति से चलता रहता है। और एक चीज़ और इसकी है कि इस अवस्था में जो बालक है प्रयास और त्रुटि के आधार पर सीखता है। माने वो किसी चीज़ को पकड़ता है, आपने देखा होगा छोटे बच्चे कहीं जाते हैं या उसे बेड पे ही आपने लिटा दिया और बेड पे जाते जाते वो किनारे चला जाता है और गलती से वो 1 आध बार गिर जाता है। तो दूसरी बार जब उसे बेड पे आप लेटाएंगे तो भागा भागा तो जाएगा, लेकिन किनारे पे जाकर खड़ा हो जाएगा, क्योंकि वो ये समझने लगता है कि यहाँ मैं गिर सकता हूँ। तो बच्चे जो है गलती करते रहते हैं और उसमें सुधार करते रहते हैं। प्रयास और त्रुटि के आधार पर सीखने की प्रक्रिया, इनका जो संज्ञान है वो समझ विकसित होती रहती है, ये इन्होंने कहा। और इसलिए इसको गामक अवस्था भी कहा गया। इंद्रिय जनित गामक अवस्था, यानी ये किसी चीज़ को देखता है तो देखता रहता है, कोई चीज़ अच्छी लगती है, सुंदर लगती है तो उसे देखता रहता है, उसे महसूस करने की कोशिश करता है, पकड़ने की कोशिश करता है, चूसने की प्रक्रिया करता है, सरकने की कोशिश करता है। खिलौना आप इसके बेड पर दूसरे किनारे पर रख दो, उसको पहुंचने के लिए कोशिश करेगा। तो इस प्रकार और धीरे धीरे उसका जो मस्तिष्क है चीज़ों को समझने के साथ साथ उनके साथ अपना अनुकूलन भी करने लगता है, वातावरण के साथ साथ वो करने लगता है। दूसरे इसमें एक चीज़ और, ये अपने वातावरण के साथ अनुकूलन की प्रक्रिया भी करता है। ये चीज़ों को पहचानने लगता है। 1.5-2 साल में अपने वातावरण के जो वस्तुएं हैं, वातावरण के जो घटक हैं, यानी जैसे माता पिता, उनको पहचानने लगेगा और उसमें अंतर भी करेगा, भेद भी करेगा। ये भी एक खास बात है। भेद करना मतलब कि अगर परिवार का सदस्य है तो उसे पहचान लेगा, और परिवार से बाहर का सदस्य है तो उसे देखकर झेप जाएगा, वो एकदम से उसके पास नहीं जाएगा। तो उनमें अंतर करना, वो ये समझने लगता है कि ये कोई और आदमी है, ये परिवार के हैं, ये कोई और आदमी है, ये नया आदमी है। ये अंतर भी करने लगता है 2 साल तक। और ये उसका मस्तिष्क है इन चीज़ों में अंतर करने की प्रक्रिया, जैसे मैं अभी बता रहा था शुरू में कि वो जो आत्मसातीकरण और समाविष्टीकरण है, वहाँ ये प्रक्रिया चलती है। तो उसके द्वारा ये चीज़ों में अंतर करना, पुराने अनुभव में नए अनुभव जोड़ना, उनमें फ़र्क करना, ये सब सीखने लगता है। तो ये इसकी एक पहली अवस्था है, संवेदी पेशी अवस्था। इसमें पहले बच्चा जो है शुरू में अनुकरण के लिए भाषा का प्रयोग करता है और बाद में अभिव्यक्ति के लिए भाषा का प्रयोग करता है। यानी पहले क्या करता है कि वो दूसरों को देखता रहता है, उनकी नकल करता है, अनुकरण करता है। तो जैसे हम उसको कहते हैं कोई भी बात की, आओ चलो मेरे साथ, संकेतों को समझ लगता है, उंगली पकड़ाते हैं तो उंगली पकड़ के चलने की कोशिश करता है। लेकिन बाद में धीरे धीरे वो अपनी बात को कहने के लिए भाषा का भी प्रयोग करने लगता है। 2 साल का बच्चा फिर बोलने लगता है, 1 शब्द 2 शब्द। और इसमें एक महत्वपूर्ण बात ये भी है कि 2 साल का बच्चा जो है
लगभग 200 शब्द बोल लेता है। 2-2 अक्षर वाले या 2-3 अक्षरों वाले शब्द बोलने लगता है। तो ये इस तरह उसका जो है मानसिक विकास आगे की ओर बढ़ता है। तो ये इसकी पहली अवस्था की बात थी। अब दूसरी अगर हम अवस्था की बात करें तो दूसरी अवस्था के बारे में इन्होंने कहा पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। दूसरी एक अवस्था है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। ये भी एक महत्वपूर्ण स्टेज है। पियाजे के अनुसार इसको जो है प्री ऑपरेशनल स्टेज भी कहते हैं अंग्रेजी में। और इस भाग को प्री ऑपरेशनल स्टेज ये इसको कहा गया है, दूसरी अवस्था। और इसकी जो अवस्था है वैसे तो ये होती है 2 वर्ष से 7 वर्ष तक। 2 वर्ष से 7 वर्ष तक बालक का किस प्रकार विकास होता है इसके बारे में चर्चा की गई है कि इसका जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट है, संज्ञानात्मक विकास है, यानी जिसको हम मानसिक विकास बोलते हैं, किस प्रकार इसका होता है उसके बारे में चर्चा की गई है। लेकिन इसमें भी उन्होंने इसको 2 भागों में विभाजित किया है। पियाजे के अनुसार ये एक तो इसको ये जो पूर्व संक्रियात्मक अवस्था है इसको 2 भागों में बांटा गया है। इसको मैं आपको बताता हूं। एक तो हुआ पूर्व प्रत्यय काल, ये पूर्व प्रत्यय काल। और दूसरी जो इन्होंने कहा अंतः प्रज्ञ काल। दूसरी बात इन्होंने कही अंतः प्रज्ञ काल। ये और इसमें फिर इन्होंने इसको अलग अलग ढंग से डिफाइन करने की कोशिश की। तो ये जो पूर्व प्रत्यय काल है ये 2 वर्ष से 4 वर्ष तक माना गया है, ये 2 से 4 वर्ष की अवस्था। और ये जो है 4 से 7 वर्ष की अवस्था, इसको 2 भागों में बांटा है इस अवस्था को। और फिर अलग अलग इसमें किस प्रकार बच्चे का विकास होता है उस पर चर्चा की गई है। इसका आप स्क्रीनशॉट लें, फिर मैं इस पर बिंदुवार चर्चा करता हूं। तो ये आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। और सॉरी यार, ये ऑपरेशनल है, मिस्टेक हो गया। कई बार ऐसी त्रुटियां रह जाती हैं, ध्यान उन पर थोड़ा सा आप कम ध्यान दीजिए, मैं मुंह से ही बोलते रहता हूँ। यानी यहाँ पर ये पूर्व प्रत्यय काल 2 से 4 वर्ष क्या है, अंत प्रज्ञ काल क्या है, इस पर मैं चर्चा करता हूँ। इसको आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। ये जो आपका पूर्व संक्रियात्मक अवस्था यानी 2 से 7 वर्ष की है, इसके 2 भाग, नंबर 1 ये दूसरा भाग था, इसके 2 भाग हैं। यानी कि पूर्व प्रत्यय काल, एक तो ये था जिसको मैंने बताया था 2 से 4 वर्ष, इसी को हम प्री कॉन्सेप्चुअल भी कहते हैं। कॉन्सेप्चुअल स्टेज, एक तो ये हो गया। इसमें क्या क्या होता है, इसमें जो है बालक बहुत सारी चीज़ें करने लगता है। यानी एक तो अनुकरण करने लगता है, दूसरे को देख करके, यानी बच्ची होगी, लड़की होगी तो वो माता को देखकर रोटी बनाते देखेगी तो उसकी नकल करने लगेगी, झाड़ू लगाते देखेगी तो झाड़ू लगाने की कोशिश करेगी, कपड़े धोने लगेगी तो मम्मी के साथ कपड़े धोने में। ऐसे ही लड़कों का होता है, जो बालक होते हैं वो जैसे जैसे अपने पिता को काम करते घर में देखते हैं उनका अनुकरण करने की कोशिश करते हैं, उनको नकल करने की कोशिश करने लगते हैं। ये इनका और खोज अवस्था, इस उम्र में सवाल बहुत करते हैं बच्चे। आपने देखा होगा अक्सर घर में, ये क्या है, फिर ये आपने बताया ये फलानी चीज़, इसका क्या करते हैं।
इसको कैसे करते हैं, ये कहाँ से आया, ये क्यों आया। कई बार तो बच्चे इतने सवाल करते हैं कि माँ बाप झल्ला जाता है जवाब देते थे, तो क्योंकि उनके अंदर क्यूरियोसिटी बहुत ज़्यादा होती है और उनके अंदर इतनी जिज्ञासा होती है, वो जानना चाहते हैं। और ये उनके मेंटल डेवलपमेंट का एक स्टेज है। ये सभी बच्चों में होता है, किसी में कम होता है, किसी में ज़्यादा। कई बार तो ऐसे ऐसे सवाल करते हैं कि माँ बाप को जवाब ही नहीं सूझता है। तो ये जो स्टेज है एक बहुत महत्वपूर्ण स्टेज है और इसमें बहुत सारी चीज़ें, वो अनुकरण करने की तो बहुत ज़्यादा प्रवृत्ति होती है और बातचीत भी करने लगते हैं। 2 साल का बच्चा जो है 200 शब्द बोलने लगता है और 5-6 साल तक आते आते वो 1600 शब्दों को बोलना शुरू कर देता है। 1600 शब्दों को लगभग वो समझने लगता है 6 साल का बालक, 7 साल तक ये स्थिति होती है। तो इसमें बहुत महत्वपूर्ण चीज़ें हैं और इसमें जो बालक का डेवलपमेंट है वो धीरे धीरे आगे की ओर बढ़ने लगता है। तो ये तो हुई 2 से 4 वर्ष के उसकी बात। दूसरा भाग इसमें अंतः प्रज्ञा काल जिसको कहा गया है, अंतः प्रज्ञा काल, इसको अंग्रेजी में कहते हैं इंट्यूटिव स्टेज। ये 4 से 7 वर्ष की होती है, इसको आप थोड़ा समझ लीजिए। अंतःप्रज्ञा काल का मतलब इसमें जो है बालक अंतःप्रज्ञा चिंतन की अवस्था में होता है। ये उम्र एक ऐसी उम्र है कि इसमें बालक को कोई भी बात अगर आप कहते हैं तो बिना तर्क के, बिना बौद्धिक विचार की तार्किक प्रक्रिया के वो जो है तुरंत किसी न किसी बात को स्वीकार कर लेता है, आपकी बात को। उसका अपना कोई तार्किक डेवलपमेंट नहीं होता, वो किसी चीज़ का लॉजिक नहीं समझता, उसे कोई बात को वो तुरंत स्वीकार कर लेना शुरू करता है। वो ये नहीं जानता कि ऐसा हो भी सकता है या नहीं हो सकता, क्योंकि उसके पास तर्क करने की क्षमता नहीं होती, तार्किक ज्ञान की उसके पास कैपेसिटी नहीं होती है इस उम्र में। इसलिए इसको मतलब यानी बिना किसी तार्किक विचार की प्रक्रिया के वह किसी भी बात को तुरंत स्वीकार कर लेता है बालक। तो वो क्योंकि वो जानता ही नहीं उस बात को, तर्क करना जानता नहीं, मैं ऐसा क्यों करूं, वो ये पूछना ही नहीं जानता। उसको कहो आप ये गाड़ी पे बैठ जाइए, ये गाड़ी अपने आप चलने लगेगी, बच्चा वो बैठ जाता है। वो नहीं जानता कि इसमें तेल की ज़रूरत होगी, ये गाड़ी चलती भी है कि नहीं, ये नकली है कि असली है, उससे कुछ पता नहीं है, क्योंकि वो तर्क करना की उसके अंदर जो है क्षमता नहीं होती इस उम्र में, ये जो आयु होती है। तो एक तो ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। अभी अब उससे आप सवाल से मान लीजिए आप उससे पूछेंगे, उससे उसमें लॉजिक की बात नहीं होती, आप उससे कहिए 2 रेखाएं खींचिए और इसको बराबर रेखाएं हैं लेकिन ये आगे पीछे हैं, उसे कहिए इसमें बड़ी कौन सी है, तो वो किसी एक किनारे को देखेगा कि ये बड़ी है या इसको बड़ी कहेगा, तो वो दोनों साइड नहीं देखेगा कि इसको, क्योंकि उसमें इसमें लॉजिक की क्षमता नहीं है। वो इन छोटी बड़ी छड़ियों के दोनों किनारों को मिलाने की क्षमता उसमें नहीं है कि वो देख सके कि इतना अगर ये इधर से आगे बढ़ा हुआ है तो इतना ये ऊपर से पीछे भी तो बराबर होंगी, ये क्षमता उसमें डेवलप नहीं होती, क्योंकि उसके अंदर तार्किक प्रक्रिया का जो है विचार करने की जो है क्षमता नहीं है। इसलिए वो तुरंत किसी बात को स्वीकार कर लेता है, हाँ ये बड़ी है, या इसको देखेगा इधर से इधर कोना छोड़ देगा तो कहेगा ये बड़ी है। तो ये उस तरह की जो अंतःप्रज्ञा चिंतन की अवस्था उसके अंदर होती है। तो ये दूसरी अवस्था होती है और ये 4 से 7 वर्ष की आयु में ये होता है। और कुल मिलाकर के अगर हम इन दोनों की बात करें तो 7 वर्ष तक की, 2 से 7 वर्ष की जो आयु है बालक की, ये जिसमें ऊपर कहा गया ये जो पूर्व संक्रियात्मक अवस्था है जिसके 2 भाग हैं, इस उम्र में बच्चे जो है कई बार देखा होगा इनके जो अपने खेल हैं वो बदल जाते हैं। वो डॉक्टर बनने की कोशिश करने लगते हैं, किसी को पढ़ाते देखेंगे तो पढ़ाने की कोशिश, टीचर बनने की कोशिश करेंगे, या कई बार पुलिस और चोर सिपाही का खेल खेलेंगे। तो ये जो खेलों का चुनाव करते हैं अपने मस्तिष्क के डेवलपमेंट के आधार पर करते हैं। कई बार हमने बच्चों को देखा है, वो पिक्चरों में देखते हैं गुंडा पुलिस बन जाते हैं, कोई चोर बन गया, कोई पुलिस वाला बन गया, कोई डॉक्टर बन गया, किसी को मरीज बना कुर्सी बिठा के इंजेक्शन लगाने की कोशिश करते हैं, नकल करते हैं उनकी। तो ये जो अनुकरण और अनुसरण की प्रक्रिया है ये इनके मस्तिष्क के जो विकास है उसके अनुसार चलती रहती है और वैसे वैसे ही इनका धीरे धीरे डेवलपमेंट भी होता रहता है। तो ये तो थी दूसरी अवस्था, पूर्व संक्रिय अवस्था। इसके बाद एक तीसरी अवस्था की इन्होंने बात कही जो मूर्त संक्रिय अवस्था जिसको कहा गया है। तीसरी अवस्था मूर्त संक्रिय अवस्था,
ये, और इसकी उम्र बताई गई है 7 से 12 वर्ष। ये जो स्टेज है इसमें इन्होंने, जीन पियाजे ने ये बताया कि 7 से 12 वर्ष तक का जो बच्चा है इस उम्र में किस तरह से उसका डेवलपमेंट होता है। इसको कॉन्क्रीट ऑपरेशन स्टेज भी कहते हैं। कॉन्क्रीट कंक्रीट इसका मतलब है मूर्त। अच्छा, ये मूर्त का मतलब है कि जो हमें प्रत्यक्ष रूप से कोई चीज़, ठोस चीज़ हमें दिखाई देती है। अमूर्त और मूर्त दो बातें होती हैं। मूर्त का मतलब हमें कोई चीज़ प्रत्यक्ष रूप से जिसे हम छू सकते हैं, देख सकते हैं, उसको हम मूर्त कहते हैं। और जो हम विचारों में बात करते हैं, जैसे ईश्वर के बारे में बात करना, हम उसे देख नहीं सकते, छू नहीं सकते, तो वो अमूर्त होता है। तो यहाँ पर मूर्त की बात कही है। मूर्त संक्रियावस्था यानी ठोस चीज़ों के बारे में जानकारी करने की जो प्रक्रिया है, जो अवस्था है, वो अवस्था की बात की गई। और ये अवस्था 7 से 12 वर्ष की होती है। इसमें बालक जो है अतार्किक ढंग से चिंतन करना सीखता है और ये धीरे धीरे इसमें जो है बालक अतार्किक चिंतन से तार्किक चिंतन की ओर बढ़ने लगता है। यानी पहली जो स्टेज यहाँ पर थी, इस अवस्था में वो बिना तार्किक प्रक्रिया के किसी भी बात को स्वीकार कर लेता था, लेकिन यहाँ पर वो मूर्त विचारों को ग्रहण करने की बात करता है। मूर्त यानी जो प्रत्यक्ष उसे दिखाई देता है उसको स्वीकार करने की बात करने लगता है। तो इस पर हम चर्चा करेंगे। इसको आप ले लीजिए स्क्रीनशॉट, फिर मैं बात करता हूँ। तो ये स्क्रीनशॉट आपने लिया होगा। इसमें तो ये मूर्त संक्रिय अवस्था है, जिसको तीसरी अवस्था का नाम दिया गया, मूर्त संक्रिय अवस्था, यानी 7 से 12 वर्ष। इसमें महत्वपूर्ण बात यह कि मूर्त चीजों को समझने की, यानी मूर्त संक्रिया यानी जो प्रत्यक्ष रूप से चीजें हमें दिखाई देती हैं उसमें अंतर करना, उसमें तुलना करना, उसको गणना करना, उसमें क्रमबद्धता से वो करना, ये सारी चीज़ें बालक समझने लगता है इस उम्र में। आपने देखा होगा कई बार बच्चों को अगर हम मतलब कोई चित्र बना करके दे देते हैं, हम ये कहते हैं ये चौकोर है, और ऐसे ही अगर हम इसको ये बना देते हैं 4 भुजाएं, या हम त्रिकोण बना देते हैं, या फिर ऐसे करके हम एक ऐसे बना देते हैं या ऐसे बना देते हैं, तो ये जो संरचनाएं हैं वो ये अंतर करने लगता है इसमें मूर्त में, क्योंकि वो दिखाई दे रहा है उसे प्रत्यक्ष रूप से। इसकी आकृति इससे अलग है, इसकी आकृति इससे अलग है, इसकी आकृति इससे अलग है, इसकी अलग है, इसकी अलग है, यानी इनमें समानता नहीं है। ये अंतर करना सीख जाता है वो मूर्त चीज़ों को देख करके, उसमें समझना, उनके गुणों के आधार पर उनको अलग लगना। या फिर आप किसी चीज़ से कहेंगे कि भाई आप इनको जरा है सीक्वेंस में लगाइए, क्रम से लगाइए। आपने एक चीज़ ये बनाई, फिर दूसरी ये बना दी, तीसरी फिर और बड़ी बना दी, एक छोटी बना दी, फिर ये और बड़ा बना दिया, फिर और बड़ा बना दिया, और उसको कहा कि आप इनको छोटे बड़े क्रम में लगाइए। तो वो ये अंतर करना शुरू कर देता है, वो समझने लगता है इस उम्र में कि सबसे पहले छोटा ये है, फिर ये वाला है, फिर ये वाला है, फिर ये वाला है, और फिर ये वाला है, और फिर ये वाला है। और ये इसमें अंतर करने के साथ साथ इनमें एक चीज़ और है कि इनके गुणों के आधार पर, मतलब इनमें क्या क्या अंतर है, कितना आकार बड़ा है, छोटा है, और क्रमबद्धता भी 1 2 3 4 सीक्वेंस में लगाना सीख जाता है। कौन सी चीज़ बड़ी है, फिर उससे बड़ी है, फिर उससे छोटी है। तो ये मूर्त चीज़ों के बारे में, मूर्त विचारों का इसके अंदर विकास हो जाता है। मूर्त संक्रिया जो है वो बहुत ज़्यादा होने लगती है इस स्टेज में आकर के। तो ये इसलिए इसको मूर्त संक्रियात्मक अवस्था भी कहा गया। और इसमें
जो सतही अंतर है उसको भी करने लगता है। इसकी सतह में अंतर समझने का मतलब है कि इसकी संरचना, ये छोटा बड़ा मोटा या रंगों के आधार पर अलग अलग करना। माने 10 रंग, आपने उसको 10 चीज़ों पे 4 रंगों को अलग अलग मिला कर दे तो रंगों के आधार पर लाल रंग लाल में, पीले रंग पीले में, काले रंग काले में, चीज़ों को छांट के अलग अलग कर देगा। ये मूर्त चीज़ें जो प्रत्यक्ष, मूर्त से मतलब जो हमारी इंद्रियों से दिखाई देती हैं, जिनको हम महसूस कर सकते हैं, देख सकते हैं, छू सकते हैं, उनकी मैं बात कर रहा हूँ। तो ये सारा अंतर सीखने लगता है इस उम्र में आकर के बालक। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। इसके बाद जो संज्ञा दूसरी इसमें जो है 1600 शब्दों तक जो है भाषा को जो है समझने लगता है, भाषा का विकास ये होने लगता है, शब्दों का काफ़ी विकास हो जाता है। चौथी जो अवस्था है जिसको लास्ट कहा गया है, औपचारिक संक्रियस्थ अवस्था इसको कहा गया है। पियाजे ने इसको चौथी अवस्था जो बताई है, औपचारिक संक्रिय अवस्था, संक्रिय अवस्था यानी फॉर्मल ऑपरेशन स्टेज। इसको 11 से 15 वर्ष की ये आयु होती है। वर्ष जब बालक 11 से 15 वर्ष का होता है तो इस अवस्था में उसका किस प्रकार विकास होता है इसके बारे में उन्होंने कहा। और इसी को औपचारिक संक्रिय अवस्था का, औपचारिक मतलब फॉर्मल, जो सिस्टम से होती है, जो जरूरी है। अब ये देखिए, इसमें इन्होंने कहा कि इसमें बालक जो है अमूर्त बातों का चिंतन प्रारंभ करने लगता है। इसमें होता क्या क्या है? अमूर्त बातें। अभी हम बात कर रहे थे मूर्त की, जो हमें दिखाई देता है। अब ये अमूर्त चिंतन की ओर बढ़ने लगा। माने अमूर्त चिंतन कैसे? कि मस्तिष्क के अंदर एकांत रूप में बैठ करके वो किसी विषय पर चिंतन कर सकता है। जो उसके मस्तिष्क में मन की आंखों से दिखाई दे रहा है वो सामने नहीं है उसके, उसे हम अमूर्त कहते हैं। जैसे मान लीजिए हम किसी विषय के बारे में, समस्या के बारे में विचार कर रहे हैं, या रुपये पैसे के बारे में बात कर रहे हैं, हम पैसा कहाँ से लाएंगे, पैसा कमाना है, मुझे ये करना है, मुझे वो करना है, या ईश्वर क्या है, भगवान कौन है, यानी अमूर्त चिंतन। ऐसा विषय है जिसका मूर्त रूप हमारे सामने नहीं है, लेकिन वो मस्तिष्क में हमारे चल रहा है विषय, उसको अमूर्त विषय कहा गया और उन पर चिंतन वो करने लगता है। तो एक तो अमूर्त चिंतन इसे करने लगता है, इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, अमूर्त चिंतन का विकास। शॉर्ट में लिख लूं, इसको मैं संक्षेप में लिख सकते हैं, अमूर्त चिंतन का विकास होने लगता है। दूसरी बातें, समस्या समाधान जो व्यवहार है वो भी व्यवस्थित होने लगता है। इसको अगर दूसरे भाषा में लिखें, समस्या समाधान। इस उम्र में बच्चे समस्याओं का समाधान जो है वो करना सीख जाते हैं और अपनी समस्याओं को अपने व्यवहार के द्वारा हल करना सीख जाते हैं। समस्या समाधान व्यवहार व्यवस्थित होने लगता है। ये भी होने लगता है, यानी कि अपनी समस्याओं के बारे में चिंतन करने लगते हैं। उस समस्या कैसे समाधान होगा, उसके लिए हमें क्या क्या करना पड़ेगा, तो वो व्यवहार भी उनका व्यवस्थित होने लगता है। दूसरी, वो किसी भी काम को करेगा तो वो ये जानने लगता है कि मैं अगर कोई भी काम करूँगा तो इसका परिणाम क्या होगा। माने मैं किसी के साथ झगड़ा करूँगा तो क्या होगा, वो ये समझने लगता है। मैं किसी को गाली दूंगा तो इसका निष्कर्ष क्या होगा। यदि मैं किसी के साथ सभ्यता से बात करूँगा तो इसका परिणाम क्या होगा, असभ्य तरीके से बात करूँगा तो उसका नतीजा क्या होगा। तो वो निष्कर्ष निकालने की जो प्रक्रिया है वो भी समझने लगता है, परिणाम को समझने लगता है। इसको हम ये कह सकते हैं, निष्कर्ष निकालने लगता है। ये भी वो समझने लगता है इस उम्र में। तो उसका काफ़ी जो है मानसिक विकास हो जाता है। चौथी स्टेज तक आते आते ये है। दूसरी बातें, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जैसे परिकल्पनाएं। ये चूँकि ये जो है किशोरावस्था होती है, क्या 11 से 15 की जो अवस्था है किशोरावस्था होता है, इसमें दिवा स्वप्न में रहता है बालक और मस्तिष्क में उसके तूफान मचा रहता है। उसके अंदर नई नई हाइपोथेटिकल जो
दिमाग में हरकतें चलती रहती हैं, काल्पनिक सपने देखना, कई बार मैं ये बनूंगा, मैं ये करूंगा, मैं वो करूंगा, और वो खोया रहता है उन चीज़ों में। तो ये जो उसका मस्तिष्क है ये कल्पना जगत में विचरण करने लगता है, यानी वो कल्पनाएं करना सीख जाता है और उन कल्पनाओं के आधार पर स्वयं प्रेरित होकर के अपने व्यवहार को भी बदलने लगता है। उन कल्पनाओं से हम प्रेरित भी होते हैं। तो ये काल्पनिक जो शक्ति है उसकी वो विकसित हो जाती है, कल्पनाएं करने लगता है। ये भी आप इसमें लिख सकते हैं, कल्पनाएं करने लगता है। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। और बौद्धिक संगठन जो है उसका अधिक क्रमबद्ध हो जाता है। जैसे जो उसके बुद्धि है उसमें जो बौद्धिक संरचनाएं हैं वो सिस्टमेटिक ढंग से यानी बिंदुवार काम करने लगता है। वो ये समझ लेता है कि किस काम को पहले किया जाए, फिर दूसरे नंबर पे कौन सा काम, तीसरे नंबर पे कौन सा काम, क्या जरूरी है क्या गैर जरूरी, इतनी समझ उसको होने लगती है। तो धीरे धीरे उसका ये विकास आगे की ओर बढ़ता है। तो और दूसरी बात, इन्होंने अच्छे से वो तथ्यों को भी समझने लगता है, क्योंकि यहाँ पर आकर के इस उम्र में बच्चे बहुत ज़्यादा जिम्मेदार हो जाते हैं, तथ्यों को समझने लगता है। विषयों को उनके साथ कोई बात करो तो उसको समझने लगते हैं, तथ्यों को समझता है। ये भी आप लिख सकते हैं। बालक का इतना डेवलपमेंट हो जाता है मानसिक रूप से। तो इसमें सारी चीज़ों का कुल मिलाकर के पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास, जिसको मस्तिष्क विकास कहते हैं यानी मानसिक विकास कहते हैं, उसकी 4 अवस्थाएं बताई और ये कहा कि इन अवस्थाओं में उसका पूर्ण रूप से विकास हो जाता है। इसके बाद जीवन भर वो सीखता रहता है, वो अलग चीज़ है। लेकिन जो मस्तिष्क का विकास है, जो ब्रेन का विकास है, जो उसका दिमाग है, वो पूरी तरह से 15 साल की आयु तक विकसित हो जाता है। और उसके विकास क्रम की जो है ये 4 अवस्थाएं पियाजे महोदय ने दी। तो ये आपका यहाँ पर टॉपिक समाप्त हो जाता है। आप इसको किताब से भी और अच्छी तरह से पढ़ सकते हैं, बारीकी से। बहुत सारी चीज़ें इसमें हैं, समझने को मिलेंगी, क्योंकि बहुत ज़्यादा लंबा वीडियो डालने से बहुत सारी चीज़ें अनावश्यक हो जाती हैं। तो मैं कोशिश करता हूँ कि और अच्छे से आपको समझ में आए। मैं आगे और दूसरे वीडियो में मिलूँगा। आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो आप इसको शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। आपको अगले किसी वीडियो में मिलते हैं फिर शिक्षा मनोविज्ञान के। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।